आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। इस समय बड़ी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा दोनों ने अपने डिनर कैंसिल कर दिए हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 तारीख को होने वाला था और आज जेपी नड्डा डिनर देने वाले थे। डिनर पे तमाम मेंबर पार्लियामेंट को बुलाने वाले थे, लेकिन वो डिनर कैंसिल कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि मुल्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है और इस कारण से ये डिनर कैंसिल किया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि अमित शाह तमाम विपक्ष के नेताओं को फोन कर रहे हैं, इमरान को फोन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपना आंकड़ा जुटाएं। ऐसी क्या वजह है कि जबकि बीजेपी के पास आंकड़ा पूरा है और उनके कैंडिडेट को कोई खतरा बज़ाहिर नजर नहीं आता? तो ऐसी क्या वजह है कि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी हैं। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ एनवीएन के एडिटर जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब हैं, आपका भी स्वागत है। तो पहला सवाल शिवाजी सरकार जी आपसे है कि क्या ऐसी मजबूरी आ गई, क्या आंकड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं या कोई और कारण है जिसकी वजह से अमित शाह को विपक्ष के लोगों को फोन करना पड़ा है? नहीं, खैर विपक्ष के लोगों के फोन करना जो है वो अपने आप में कोई नई चीज नहीं है। इस तरह के चुनाव जब भी होते हैं तो कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाया जाए और उसमें ये किया जाता है। तो अमित शाह ने अपने डीएमके से लेके शिवसेना से लेके जितने भी लोग हो सकते हैं, समाजवादी के लोगों को भी उन्होंने बातें की है, बातें करने की कोशिश की है और एक सामान्य चुनाव की प्रक्रिया में जो होता है उस तरह से ये किया जा रहा है। जब इसके मैं समझता हूँ कि कोई ज्यादा मायने डालना जरा इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि 728 742 392 चाहिए उसके लिए आपके बहुमत के लिए राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर। तो एनडीए के पास उससे काफी ज्यादा ही है, इस वक्त लगभग 428 430 सीटें उनके पास तो है ही। तो इसलिए ये समझना कि एनडीए को इस वक्त कोई नंबर का कोई प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं लगता है। पर हाँ, ये कोशिश जरूर है उनकी कि अगर ऑपोजिशन से वो कुछ क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं तो वो राजनीति को देखते हुए सूट करता है। क्योंकि ऑपोजिशन से अगर वोट कटते हैं और वो बीजेपी के खेमे में गिरते हैं तो अपने आप में जो है चुनाव के प्रक्रिया को देखते हुए, चाहे बिहार का हो चाहे उसके आगे जो और भी चुनाव आएंगे, बंगाल के भी आएंगे, इन सब में देखते हुए एक मैसेज इनको देने को आसानी होगी कि देखिए ऑपोजिशन जो है कोहेसिव नहीं। तो ये कोशिश तो जरूर होगी एनडीए की कि जो भी है वो सीधा सीधा न दिखे और 2-4 वोट भी अगर कट सके तो उसको काटने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पार्टियों में इंडिविजुअली हर अलग अलग मेंबर से मिलने की वो कोशिश कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो बातें कर रहे हैं। और कोशिश उनकी ये है कि दबा के हो, बातें करके हो और जैसे भी हो कुछ लोगों को तोड़ के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डलवाने की कोशिश है। पर एक दूसरी चीज तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो है, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी गठबंधन है, वो भी चुपचाप बैठी है, ऐसा भी नहीं है। उनकी भी कोशिश है कि किसी तरह से जो सेंध अगर मार सकते हैं तो बीजेपी के खेमे से भी वो अभी उनकी भी कोशिश है कि ऐसा हो, कुछ क्रॉस वोटिंग हो जाए। क्योंकि इस वक्त क्रॉस वोटिंग होना जो है किसी भी खेमे के लिए बहुत एक आने वाले चुनाव को देखते हुए उनको एक अच्छा एक मौका मिलेगा एक प्रचार करने का। तो उसके लिए ये सारी कोशिशें चल रही हैं। सवाल है कि अगर
विपक्ष जैसे कोशिश कर रही थी चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी से या जगनमोहन की पार्टी से या बीआरएस से, पर अभी तक जो भी संकेत मिले हैं जगनमोहन और चंद्रबाबू नायडू और खास करके उनके बेटे नारा चंद्रबाबू जो है, उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि हम जो है किसी भी तरह से एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जो भी है, जैसा भी है, एक राजनीतिक चुनाव है और हम राजनीति में जो अपने खेमा है उसी में रहेंगे। जी, तो माथुर जगनमोहन ने साहब तो ये कहा, ये पर सवाल है अभी जी, तक मैं आपको बताता हूँ सर। अभी तक बीआरएस ने साफ-साफ नहीं कहा है वो क्या करेगा। हालाँकि बीआरएस का कहना है कि वैसे तो हमारे साथ जो है एनडीए के साथ है, पर हमें देखना है कि हम कांग्रेस के साथ हम बात कैसे करें। ये एक चीज़ें हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश है, पर अभी कोई खेमा टूटा है ऐसा अभी तक लग नहीं रहा। जी, माथुर साहब अगर आपको याद हो तो नारा लोकेश जिसका अभी ज़िक्र किया शिवाजी सरकार जी ने, वो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी से मिले थे और उसके बाद ही ये कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी गई थी या उनसे इस्तीफा लिया गया था। कैसी बातें हुई थी उनके दरमियान, क्या बात हुई थी, इसका बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जो कहीं ना कहीं डाउटफुल था या शक पैदा करता था। उन्हीं नारा लोकेश को कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने यहाँ चाय पर बुलाया था। तो क्या कुछ पक रहा है, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। रिजल्ट क्या होगा ये तो बाद में वक्त ही बताएगा। हो सकता है एनडीए का जो कैंडिडेट जीत जाए, जैसे कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि नंबर उनके साथ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि चुनाव इतना स्मूथ है। देखिए, इसमें कई चीजें हैं। जो इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, और ये बहुत मुश्किल होगा कुछ भी बोले पब्लिक को अभी इस इंस्टेंट कुछ भी कहे चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी जैसे लोगों के लिए कि वो जो है अपने रीजन के कैंडिडेट को वोट ना दें। बहुत उनके लिए मुश्किल होगा। अब उसके लिए उनको अपने लोगों को जवाबदेही देनी पड़ेगी कि भाई आपने क्यों किया। तो आसान उनके लिए भी मामला नहीं है। आसान जो मामला जो उसके उनके लिए भी नहीं है, डीएमके वालों के लिए भी। डीएमके वालों को भी ये बताना है कि भाई आप जो एक काबिल कैंडिडेट को क्यों नहीं वोट दे रहे हैं, क्या है, उसके लिए उन्हें पॉलिटिकल से लड़ना पड़ेगा। मुझको ये भी लगता है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये बीजेपी हक में ना होकर के ये एनडीए के उसमें इंडिया गठबंधन के हक में होगी। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज जो एनडीए की जो पार्टीज है वो बीजेपी को बताना चाहती है कि उनका भी वर्चस्व से काफी है। और इसका सबसे बड़ा मसला है बिहार के जो इलेक्शन में टिकट डिवाइड होने हैं। तो जैसा आप लोग सब जानते हैं कि नीतीश की पार्टी जो है वो टिकट चाहती है ज्यादा, मांझी की पार्टी टिकट ज्यादा चाहती है, और चिराग पासवान तो चाहते ही चाहते हैं। मतलब ये सब बीजेपी की कॉज पर टिकट चाहते हैं। मतलब तो सवाल ये है बीजेपी को थोड़ा सा अगर प्रेशर में लाया जाए तो हो सकता है कि कुछ फायदा हो। तो ये भी हो सकता है कि कुछ अपोजिशन लीडर्स जो हैं, जो सॉरी एनडीए के जो लीडर्स हैं, वो अपोजिशन के साथ वोट दें, और वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको जो है वो जीते ना जीते, लेकिन उनको ये है कि वोट है जो जीते। मुझे इसकी काफी संभावना लगती है। जी, डॉक्टर सलीम खान साहब, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि एक और बात इस वक्त चल रही है और वो है नितिन गडकरी के सिलसिले में, कि नितिन गडकरी का इथेनॉल को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 700 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ है। एक और चीज है, कुछ दिन पहले 250 करोड़ का 1 किलोमीटर सड़क बनाने की बात भी कैग ने कही थी, जिस पर बाद में पर्दा डाल दिया गया। एक और मसला है कि 3 किलोमीटर के अंदर 3 टोल वसूल किए जा रहे हैं, और केक ने यह भी कहा कि 1900 करोड़ रुपए जिस सड़क पर खर्च हुए, 8000 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नितिन गडकरी को क्या निशाना बनाया जा रहा है विद इन द पार्टी, और क्या वो कुछ इसमें खेल कर सकते हैं? डॉक्टर सलीम खान साहब।
देखिए, जहाँ तक नितिन गडकरी का सवाल है, नितिन गडकरी को अलग कारण से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में वो 75 साल वाला मामला, आरएसएस के दबाव वाला मामला, तो ये सारी चीज़ों को लेके जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है मोदी का, आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो है वो नितिन गडकरी है। इसलिए कि अमित शाह तो कोई प्रतिद्वंद्वी है ही नहीं, तो वो तो उनके वलीअहद है, उनके जानशीन है। तो नितिन गडकरी को टाइट करके रखना ये मोदी की बहुत बड़ी ज़रूरत है उस वक्त तक, जब तक कि वो राष्ट्रपति नहीं बन जाते। तो इसलिए उनको हमेशा उनको मौका भी दिया गया बहुत कमाने का, और उनके बेटे के उसकी इशारा करके, उसका उदाहरण दे के उनको घेरा भी गया। हालांकि जितना ग्रोथ है नितिन गडकरी का, 300% कहते हैं, 300% यानी 3 गुना, उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ तो जय शाह का है। लेकिन मीडिया जो है वो अमित शाह और जय शाह के बात नहीं करता, लेकिन मोदी और शाह को खुश करने के लिए नितिन गडकरी के खिलाफ जरूर बोलता है। तो ये एक अलग मामला है, और वो एक बीजेपी की जरूरत है। जहां तक ये जो कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी की वजह से लोग जो है वो बीजेपी के लोग बगावत करेंगे और क्रॉस वोटिंग करेंगे, मुझको इसका कोई चांस नहीं लगता। ये मामला उतनी दूर तक नहीं जाएगा, इसलिए कि बीजेपी को डिस्टर्ब करना खुद नितिन गडकरी भी नहीं चाहते। मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन है, इसमें ये पहले वाले 2 इलेक्शन के टाइम में बीजेपी जो है वो क्लियरली मेजॉरिटी में थी। ये पहली सरकार है जिसमें कि बीजेपी माइनॉरिटी में, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक ज़माना ऐसा था कि अमित शाह बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो ये कहते थे कि अगर हमारे नंबर्स नहीं है तो भी हम ही जीतेंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन अब बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ढुलमुलाया हुआ है। यानी 400 नहीं आया उसके बाद से लेके आप देखें अगर कि बिहार का इलेक्शन में इन्होंने जितनी चालें चली, पहलगाम को भुनाने की कोशिश की, मोदी जी वहां गए, वो नहीं भुना। फिर इन्होंने इसकी बात की कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उसका भी एडवांटेज जा करके उसको मिलने लगा, राहुल गांधी को, कि वो इसके पहले समर्थक थे। फिर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसमें इनके भक्तों ने ही उसका काम खराब कर दिया, और जो है वो ऐसे ट्रोलिंग की उन लोगों की जो कि मारे गए थे, या ये कि खुद वो सूफिया की। और फिर इन्होंने सिंदूर बांटने का फैसला किया, और वो भी इनको बैकफायर हुआ। तो इनका ऐसा मामला है कि ये जो भी करने जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, और कोई ना कोई शोशा वहां पे बैठे बैठे ट्रम्प छोड़ देते हैं। उसका ओवरऑल कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन ये कि मार्केट पे उसका असर पड़ता है। और खबरें तो बहरहाल मार्केट की बनती हैं, या बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट है उस पर भी असर पड़ता है, तो उसकी भी खबरें बनती हैं। तो फिलहाल इनके सितारे गर्दिश में हैं, और वो जगन मोहन रेड्डी ने तो कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का साथ देगा, लेकिन अभी उसने एक नया शोशा छोड़ा कि खुद जो है वो चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। अब वो कितनी उसकी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। एक जो बात आपने आज बताई, पहली बात तो ये कि ये डिनर के रखने की वजह ही खुद बताती है कि बीजेपी के खेमे में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, वरना डिनर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दे दिया, यूपी के वोट ये गिराएंगे, मध्य प्रदेश के वोट गिराएंगे, पन्ना प्रमुख की तरह से ये लोग काम करते हैं। लेकिन डिनर रखना, सबको बुलाना, और फिर उस डिनर का कैंसल होना, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बता रहे हैं कि सच्चाई जो भी हो, लेकिन घबराहट तो डेफिनेटली है, और घबराहट में इंसान कुछ न कुछ गलतियां भी करता है, और उस गलतियों की उसको कीमत भी चुकानी पड़ती है। जी शिवाजी सरकार जी, आपने अभी एक दृश्य देखा पार्लियामेंट के अंदर, जब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा लगा मोदी जी के आने पर, तो उस वक्त वो विरोध
एनडीए की तरफ से नहीं हुआ, जो पार्लियामेंट में हमेशा होता था। क्या खुद एनडीए के जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं, उनके अंदर भी मोदी जी का डर कम हुआ है, खत्म हुआ है, और अपोजिशन में भी डर खत्म हुआ है? तो क्या ये चीज भी क्रॉस वोटिंग करा सकती है क्या? देखिए, क्रॉस वोटिंग के लिए कहना तो मुश्किल है, और सामान्य रूप से राजनीतिक दलों में गुटे होती ही हैं, और कई गुटों में असंतोष भी होता ही है। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, और ये से कोई भी पार्टी अछूता नहीं रहता है। कहीं ज्यादा वो वोकल हो जाता है, कहीं नहीं होता है। पर ये निश्चित है कि 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में है, कई तरह के दबाव में है। खास करके जो जनता के बीच में, जैसे बिहार में हमें दिख रहा है, ये सारी चीजें वहां दिखती हैं, और वो जो दबाव हमें बाहर दिख रहा है, उसी का हम देख रहे हैं कि इस हाउस के अंदर भी। अगर आपको ख्याल हो, 2024 के चुनाव के थोड़े ही दिन पहले 146 एमपीज को एक ही दिन में सस्पेंड कर दिया गया था, जी। एक्सपेल कर दिया गया था। अब वो हिम्मत नहीं हो रही। अब बहुत कुछ हो रहा है, उससे ज्यादा कहीं कुछ हो रहा है हाउस के अंदर, जैसा आपने भी जिक्र किया। पर उस पे जो है, बीजेपी को यह हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी भी अपोजिशन के एमपी को वो छूने की भी कोशिश कर पाए। ये फर्क तो आया है, निश्चित रूप से ही आया है। तो नंबर जब होते हैं तो नंबर का दबाव भी रहता ही है, नंबर कम होने का दबाव भी होता है। और इस चुनाव में अगर आप देखें, जो एक दांव चला था बीजेपी ने या एनडीए ने, जो भी आप कह लें, कि तमिल को ले आएंगे तो डीएमके को बड़ी परेशानी होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डीएमके ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव राजनीतिक है, चुनाव एक आइडियोलॉजी का है, और चुनाव में कोई भाषा का कोई महत्व नहीं। तो डीएमके उस दबाव में या उस झांसे में नहीं आया कि तमिल के खिलाफ उनको वोट नहीं देना है। उनको साफ साफ उन्होंने कहा कि उनका संबंध क्या क्या था, उस बारे में उन्होंने साफ साफ खुल के कहा, और कहा कि हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। पर दूसरी एक चीज जो है, जस्टिस रेड्डी के साथ जिस तरह से एक एंटी कैंपेन कुछ जजों के द्वारा चलाई गई, उसका जो है पूरा जुडिशियरी में जिस तरह का एक रिएक्शन आया है, वो भी अपने आप में देखने की चीज है कि क्या इसका असर चुनाव के पैटर्न पर पड़ेगा। क्योंकि एक बात आपको समझ लेना चाहिए, या हम आप सभी को, कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, इसमें किसी तरह का व्हिप नहीं चलता। इसमें हर एमपी वोट डालने के लिए स्वतंत्र है, और हम देख चुके हैं 1969 में वीवी गिरी इसी प्रोसेस से चुनकर आए थे, क्योंकि वहां फ्री वोटिंग हुई थी। तो उसको, जिसको हम बार बार कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग, वो एक्चुअली फ्री वोटिंग होना चाहिए। क्या फ्री वोटिंग हो पाएगा वहां? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। और इसलिए जिस तरह से बार बार शिवसेना के साथ, डीएमके के साथ, यहाँ तक कि बिहार के पार्टियों के साथ भी जिस तरह से डायलॉग स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग पार्टियों के साथ कोशिश की जा रही है, और जितनी भी जगह है उसको कोशिश की जा रही है। पंजाब को बाढ़ के दौरान साधने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है किसी तरह से अलग होके दूसरी तरफ वोट दे। ये सारी कोशिशें हैं, पर क्या यहाँ पे सवाल दूसरा आता है, क्या किसी एमपी को, कांग्रेस के जमाने में थे हाउस के अंदर भी कई बिलों के खिलाफ कांग्रेस के एमपी वोट करते थे, कर चुके थे, सच साफ बोलते थे। तो क्या यहाँ पर बीजेपी के जो एमपी हैं वो हिम्मत कर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, जो रीजनल पार्टीज उनसे जुड़ी हुई है, क्या वो जो वोटिंग करेंगी, क्या वो भी अपने तरीके से वैसे ही करेंगी जैसा कि उन्होंने कह रखा है, या वहां कुछ फर्क आ सकता है? ये तो देखने की चीज है कि क्या होगा नहीं होगा। पर एक चीज जरूर है, धनखड़ के जो रेजिग्नेशन था,
उसका जो असर रहा और उसके बाद जो सारी चीजें चल रही हैं, धनखड़ अभी जाके जिस तरह से अभय चौटाला के गेस्ट हाउस में जाकर पहुंच गए हैं, ये सारी चीजें कई तरह की चीजों का बयान जरूर करती हैं। अब उसका कितना असर इन चुनाव में पड़ेगा कोई साफ साफ अभी सामने नहीं आ रहा है। अगर हो जाता है, मान लीजिए अगर ऑपोजिशन का इंडिया का कैंडिडेट जीत जाता है, तो मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक भूचाल होगा, क्योंकि उसके बाद जो है अगर ऐसा होगा, ऑपोजिशन के तेवर बहुत बदले हुए होंगे और पार्लियामेंट में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, ये भी संभव है। तो इसलिए इन सारी चीजों को रोकने की जो कोशिश है वो एनडीए की तरफ से है। आज का डिनर जो है उसको उन्होंने क्यों रोका? आमतौर पे तो उसमें सारे बीजेपी के ही एमपी आते हैं, तो क्या इसमें कोई हिंट आ रहा है क्या कि बीजेपी के कुछ एमपी जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अलग से वोट किया ऐसे कर सकते हैं क्या? अब ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और इसी चीजों के लिए हमें 9 तारीख का इंतजार करना। जी माथुर साहब, आज अमित शाह जी ने खबर आ रही है कि एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट को उनकी बर्थडे की मुबारकबाद दी है। आज तक तो कभी खैर खैरियत भी नहीं लेते, लेकिन अब बर्थडे की मुबारकबाद दी जा रही है। और दूसरी तरफ धनखड़, जैसे कि अभी शिवाजी सरकार जी ने कहा कि अभय चौटाला के फार्म हाउस में है, क्या वो भी कोई इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एक बात सीधी सी समझ लेनी चाहिए हमको कि मोदी साहब और इनकी एनडीए की अब वो पोजीशन नहीं रही जो कि पहले होती थी। अब ये काफी हिले हुए अंदर तक, परेशान भी है और इनको डर भी है इस बात का। तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये चुनाव जीते भी हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं जीतेंगे नंबर से, तो मेरा मानना यह है कि शायद इनको उतनी सीटें ना मिले जितना इनका नंबर है। कुछ ना कुछ इनकी तरफ के जो एमपीज है जरूर जो है छिटक के इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट देंगे और कुछ हो भी सकता है। अब देखिए, ये सब बातें हैं, जैसे अभी प्रोफेसर शिवाजी सरकार ने बताया कि इसमें कोई वो तो है नहीं, आपका रिट तो है नहीं, ये फ्री इलेक्शन है, फ्री वोट है। पार्टी के अंदर काफी कोई डिसेंशन है, एनडीए में बहुत डिसेंशन है मोदी साहब के खिलाफ और सब बातों के खिलाफ है। तो अब वो कैसे बाहर निकलेगा ये तो देखना है। हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव एक उसका नजरिया हो इसको बाहर निकालने के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट मान लीजिए हार जाता है तो ना इसमें सरकार गिरेगी ना कुछ और फर्क पड़ेगा कुछ है, लेकिन एक मैसेज चला जाएगा कि मोदी साहब जो है अब वो पूरी तरह से अपनी मर्जी के बादशाह नहीं है और उसको जो है एक उनका स्टेटस काफी कम हो गया है। ये बात समझने के लिए कि बीजेपी का और मोदी साहब का कि नीचे से जमीन सरक रही है, इसको समझने में ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है अकल की। आप जिस तरह देख रहे हैं जैसे चीजें हो रही हैं, सब हो रहा है, वो सब चीजें जो है बताती है कि अब जो है इनकी पोजीशन काफी कमजोर हो गई है। और अगर एक जो है इनका एक ग्रुप है पार्टी के अंदर जो कि समझता है कि मोदी साहब जो है वो उनको रिप्लेस करने की जरूरत है या और कोई जरूरत है, तो ये भी हो सकता है कि वो ग्रुप जो है इससे एनडीए से अलग हटके वोट दे और अपोजिशन का जो कैंडिडेट है जीत जाए। मतलब ये तो मैं अभी जो है आई वुड लाइक टू कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि ये इट इज ए डन इलेक्शन। ये है ठीक है, एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा कि उनके नंबर ज्यादा है, लेकिन ये इसको बड़े वैसे नहीं ले सकते आप, बिल्कुल कह कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और मेरा मानना यह है कि इसका जो पोजीशन है, जो भी आप नंबर निकाल दीजिए वो निकाल दीजिए, इसका जो पोजीशन है वो एनडीए के फेवर में 91 और इंडिया गठबंधन के फेवर में 49 है। अब ये चीज पलट भी सकती है, वो हो सकता है, और ये चीज हो सकता है ऐसी की ऐसी रहे, मतलब ये लेकिन ये कहना कि साहब एनडीए को न सिर्फ सब अपनी सीटें अपने कैंडिडेट को दिलवा देंगे और भी बाकी करा देंगे और अपोजिशन वाली की सीटें भी तोड़ देंगे और यहाँ से भी जाएगी, गलत बात है ये। मतलब अगर टूटेगी या जैसे जाएगी ठीक वो, तो ये जो आप देखेंगे कि एनडीए के जो गठबंधन की सीटें जो है ये जाएंगी आपको अपोजिशन के कैंडिडेट के पास, ना कि वाइस वर्सा। मेरा ये मानना है। और जैसे हम सब जानते हैं 2 दिन की बात है, पता ही लग जाएगा कि क्या होने वाला है जी। लेकिन बिल्कुल एश्योर्ड वो है, ये कॉन्टेस्ट है और बड़ा कॉन्टेस्ट है जिसमें कि पासा पलट भी सकता है। गजाली साहब जी फरमाइए। जी, आपने कहा
बात कही धनखड़ साहब के बारे में। जी धनखड़ साहब के बारे में सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहूंगा, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उससे पहले ममता बनर्जी जो है उन्होंने कहा था कि वो जो विपक्ष के जो कैंडिडेट थे उस वक्त उसके साथ वो जाएंगे, पर धनखड़ साहब का ममता जी के साथ सारी चीजों के बावजूद उन्होंने जो मैनिपुलेट किया, बंगाल का पूरा टीएमसी जो है वो धनखड़ साहब के लिए वोट किया था। ये भी रिकॉर्ड में रखने की और सोचने की चीज है। जी जी जी। तो धनखड़ साहब कुछ रोल प्ले कर सकते हैं इस इलेक्शन में? देखिए, करने को तो कौन कब कर जाता है ये कहना मुश्किल हो तो बाद में पता चलता है। धनखड़ साहब एक चीज हो गया है कि पहले जवाब बहुत से थे, अब बिल्कुल चुप है, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी सलीम खान साहब, एक बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर जाने का ऐलान किया था, क्योंकि अपोजिशन की बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि उनको मणिपुर जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को मणिपुर जाना चाहिए, लेकिन वो आज तक गए नहीं। पहली बार जब वो गाली कांड हुआ तो उसके बाद में जब सवाल उठे तो मणिपुर जाने का ऐलान हुआ, लेकिन अभी तक तारीख भी तय नहीं हुई। तो क्या ये अपोजिशन के सवालों को दबाने के लिए और इस इलेक्शन को प्रभावित ना होने देने के लिए ये ऐलान किया गया, या इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो एक फुल फ्लेज टॉपिक है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाने का खबर क्यों उड़वाई, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो उड़ी नहीं, और फिर अभी तक उन्होंने तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया, और उनके नहीं जाने से क्या हुआ और उनके जाने से क्या होगा। ये एक लंबा टॉपिक है। ये जो इलेक्शन हो रहा है उपराष्ट्रपति का, शायद इसके बाद हम इस पे डिस्कस करें ना करें, तो मैं एक दो बातें और करना चाहता हूँ। जी। वो पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। मतलब ये कि ऐसा नहीं हुआ कि जो उपराष्ट्रपति है उनकी समय सीमा समाप्त हुई और उनकी जगह कोई नया आ गया, ऐसा नहीं हुआ। ये बात हमको याद रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन जो है वो दूसरी बात ये है कि उनको रिजाइन करवाया गया, ये बात आज जो है वो ओपन सीक्रेट है, हर कोई जानता है कि वो उनसे जबरदस्ती जो है वो ये लिया गया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक प्रेसिडेंट से जो है वो आपने जबरदस्ती लिया। एक आरटीआई जब डाला एक साहब ने प्रेसिडेंट के यहाँ ये मालूम करने के लिए कि उन्होंने किस वक्त साइन किया और वो किस वक्त आए थे, तो ये बात सामने आई कि उस प्रेसिडेंट की ऑफिस को ये मालूम ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति आए। यह असंभव बात है। प्रेसिडेंट की ऑफिस में कोई आए और उसकी ऑफिस को ना मालूम हो, ये बात नहीं हो सकती। और फिर जब ये पूछा गया कि आपने कब उस पे साइन किया उनके रिजिग्नेशन पे, तो जवाब ये आया कि उसकी घोषणा तो गृह मंत्री ने कर दी। गृह मंत्री जो है वो उसकी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो गृह मंत्री से ऊपर का है। तो ये दोनों बातों से ये बात मालूम हुई, और ये बात कि भाई वो गए या नहीं गए ये शक वाली बात है, बल्कि नहीं गए इसका ज्यादा चांस है, इसलिए कि प्रेसिडेंट के यहाँ तो बक्की भी नहीं जा सकती बगैर परमिशन के। और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ने ऑफिस ने ये नहीं बताया कि उसने कब उसको एक्सेप्ट किया, यानी उन्होंने रिजिग्नेशन दिया और एक्सेप्ट हुआ, ये भी डाउटफुल है। तो आप ये देखिए कि इतनी सारी ये खतरनाक बातें जो है वो धनखड़ के साथ हुई हैं। उसके बाद धनखड़ गायब हो गए, मीडिया में उनको आने नहीं इजाजत नहीं दी गई, जो लोग उनसे मिलने के लिए जाने की कोशिश किए उनको भी इजाजत नहीं दी गई। ये भी भारत के इतिहास में मैं समझता हूँ पहली बार हुआ होगा। शाहजहां के बारे में कहते हैं कि उनके बेटे ने उनको नजरबंद कर दिया था, लेकिन ये तो आज के जमाने में हो गया कि हमारा उपराष्ट्रपति जो है वो नजरबंद कर दिया गया, पूर्व उपराष्ट्रपति कहिए, और अभी तक किसी को उससे मिलने नहीं दिया गया। ये भी एक जो है वो एबनॉर्मल बात है। और उससे भी बड़ी एबनॉर्मल बात ये है कि
जब इलेक्शन नया शुरू हुआ और अपोजिशन ने एक जस्टिस को कैंडिडेट बनाया, तो खुद गृह मंत्री ने उसके ऊपर जो है वो नक्सलवाद का और आतंकवाद का सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया। ये बहुत खराब बात है। आप एक जज के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं और इसलिए लगा रहे हैं कि वो आपके खिलाफ कैंडिडेट बन के खड़ा हुआ। ये फैसला आज से कितने साल बाद, 15 साल पहले हुआ था, 11 साल पहले हुआ था। 11 साल तक आपको ये नहीं याद आया कि हमारे देश में एक ऐसा जज है जिसकी वजह से नक्सलवाद जो है वो खत्म नहीं हो सका, आगे बढ़ गया। अचानक अभी आपको याद आ गया और फिर आपने वो जज ने ये बात कही कि वो मेरा फैसला नहीं था, वो बेंच का फैसला था। और आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल पे नहीं लगा रहे हैं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन पे लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कौन कैंडिडेट जीतेगा, कौन कैंडिडेट हारेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन क्यों हो रहा है, पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ सरकार ने क्या सुलूक किया, उसके सामने जब कैंडिडेट आया तो उसको हराने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया, ये सारी बातें जो है वो हमारा इतिहासकार लिखेगा और बताएगा कि भारत में एक ऐसी सरकार आई थी जिसने उपराष्ट्रपति को जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया, हटाया, और जो उसके सामने कैंडिडेट था उसको जो है वो रुसवा करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए एक एब्सोल्युटली गलत बात कही। मैं समझता हूँ ये इश्यू जो है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा या इंडिया का कैंडिडेट जीतेगा। जी शिवाजी सरकार जी, लास्ट कमेंट आपका, मेरे पास में चंद सेकंड है। नहीं, देखिए लास्ट कमेंट तो इस वक्त यही हो सकता है कि अभी 9 तारीख इंतजार करना है, कौन कैसे वोट करेगा क्या। और दूसरी चीज है, क्या जो वहां के वोटर हैं एमपीज, क्या मेरिट को चूज करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मेरिट बेस्ड इलेक्शन होगा और कैंडिडेट जो है, एक कैंडिडेट निश्चित रूप से दूसरे कैंडिडेट से बेहतर है, ये भी हमें दिखता है। तो क्या उस बेहतर कैंडिडेट के लिए एमपीज वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें देखने की चीज है। क्योंकि जिस तरह की सारी चीजें हो रही हैं उसमें, जैसे बीबी गिरी के चुनाव में हुआ था कि एक नए ऑर्डर को स्टैब्लिश करने की बात मिसेस गांधी ने की थी और उसके ऊपर सारी वोटिंग हुई थी। ऑपोजिशन क्या इस चीज को स्टैब्लिश कर पाएगा कि एक नया ऑर्डर होना चाहिए और नए ऑर्डर के हिसाब से वोटिंग हो जाए। और वोटिंग तो उस हालत में क्या एमपी फ्रीली वोट करेंगे, ये एक देखने की जी। इस वीडियो में इतना ही, और आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।